नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो कैंडिडेट आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज चाहिए, सिलेबस कैसा है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के पेपर होते हैं, ये पूरा मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो उम्मीदवार बहुत ही ध्यान से इसको देखें। ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है ये 2021 का है, 2021 का है, लेकिन यूपीएससी जल्दी से चेंज नहीं करता है जो उसके रूल रेगुलेशन है उसमें। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में कहा गया है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें, चेक करने के बाद ही अप्लाई करें। इसमें बताया गया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस भी दी है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई को बाद में लेते हैं। लास्ट डेट रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन, पेनल्टी रॉन्ग आंसर। हाँ, जो पेपर होता है इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक प्री होगा एक मेन होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो आपका पेपर होता है उसके लिए पेनल्टी दी गई है यहाँ पर। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी, मतलब नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क बाय ए कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग की बात इसमें कही गई है। अगर आपका कोई आंसर गलत है, कोई आंसर गलत है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एज वगैरह का क्राइटेरिया भी है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। मोबाइल के बारे में बताया है कि मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, ये अंडरस्टूड है, आप सबको पता है एग्ज़ाम के समय मोबाइल की परमिशन नहीं होती है। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पे कुछ पोस्ट बताई गई है। ये आईएएस की पोस्ट है कि आईएफएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप है। सभी ऑफिसर ग्रेड 1 की नौकरी है। आप देख रहे हैं सिविल अकाउंट सर्विसेज हैं, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ये सभी आपकी ग्रेड 1 की सर्विस हैं। तो ग्रेड 1 की सर्विस हैं, सभी डिपार्टमेंट में है। आप देख सकते हैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है। बहुत ही मन लगा के पढ़िए। देखिए एक ही बार मेहनत करनी है, एक ही बार में आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। यहाँ वैकेंसी जैसे बताई गई हैं कि लगभग 712 वैकेंसी थी 2021 में। इसमें भी रिजर्वेशन था एससी एसटी ओबीसी का। और जो आपके डिसेबल कैंडिडेट हैं, जो आपके फिजिकली चैलेंज पर्सन हैं, उनके लिए भी यहाँ रिजर्वेशन की बात कही गई है। लेकिन आपको रिजर्वेशन को सोच के नहीं मन में रखना, आपको तैयारी करनी है कि आपके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें कि नहीं मैं तो जनरल में हूँ और जनरल में ही मुझे फाइट करना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आप रिजर्वेशन में अपना क्राइटेरिया चेक करने लगे कि नहीं देखिए रिजर्वेशन भी मुझे मिला हुआ है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं अपनी कट ऑफ चेक करूँगा, ऐसा नहीं करिएगा। जब भी आप ये मुकाबला करना है तो आप मतलब जिस कैंडिडेट की मेरिट हाईएस्ट है उससे करिए, आप लोएस्ट में ना जाइए। लोएस्ट की आप तैयारी करें तो और नीचे हो जाएंगे। अगर आप सबसे ऊंचे की तैयारी करेंगे तो कम से कम नीचे तक तो आपको, मतलब अगर आप जनरल की प्रिपरेशन करेंगे तो आप एससी एसटी या ओबीसी में हैं वहाँ तक आप क्लियर कर पाएंगे। तो हमेशा ये सोचना है कि आपको ऊपर रहना है। यहाँ पे सभी पोस्ट और उनके जो रिजर्वेशन है उनके बारे में बताया गया है। मैंने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया है, इसको आप बाद में देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं, सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते देख लीजिए। जैसे अगरतला है, आपका आगरा है, और मोस्टली जो बड़े बड़े शहर हैं उन सब जगह पर आपके सेंटर पड़ते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो दिल्ली भी आपका सेंटर होगा। जैसे यहाँ पर ये दिल्ली दिया हुआ है, दिल्ली भी है आपका, लखनऊ भी आपका सेंटर पड़ता है, ये वाराणसी, यहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम का सेंटर होता है। तो ये प्री एग्ज़ाम के सेंटर की बताई गई है। फिर है मेन एग्जामिनेशन, ये ऊपर जो बताई गई थी सेंटर, ये सेंटर किसके लिए है? प्री एग्जामिने के लिए है। सेंटर्स फॉर सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन, तो ये प्री के लिए थे। नीचे आपको जो बताए गए हैं वो सिविल सेंटर्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पे सेंटर बहुत कम बनाए जाते हैं क्योंकि कैंडिडेट हैं
प्री को क्वालिफाई कर, जो कैंडिडेट प्री को क्वालिफाई करते हैं वही मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी कम हो जाते हैं, इसीलिए सेंटर भी कम कर दिए जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जगह पे फिर से आपको मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली मिल जाएगा आपको, और आपका लखनऊ भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, पटना मिल जाएगा, इलाहाबाद मिल जाएगा, इधर फर्स्ट पे है आपका अहमदाबाद मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देख सकते हैं आइजोल आपका एक सेंटर है, शिलोंग भी है। ये आपके सेंटर की लिस्ट दी गई है। अब इसके बाद देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से दिया गया है। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसकी 2 सक्सेसिव स्टेज हैं। आप देखिए जो नीचे इसमें ऐड है अपेंडिक्स और सेक्शन 1 ऐड है, उसमें डिटेल में बताया गया। तो सबसे पहले ये देखिए सिविल सर्विसेज, ये प्री टेस्ट की बात की गई, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर एमसीक्यू आपको दिए होंगे, एमसीक्यू की आप प्रैक्टिस करेंगे। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जामिनेशन, जो प्री को क्वालिफाई करेंगे वही मेन के लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरा दिया है आपका मेन एग्जामिनेशन, पहला हो गया आपका प्री हो गया, दूसरा हो गया आपका मेन एग्जामिनेशन। ये होगा आपका रिटन एंड इंटरव्यू। दूसरे में दिया हुआ है कि रिटन होगा और इंटरव्यू। देखिए जो प्री एग्ज़ाम होता है इसके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग हैं, मतलब ये मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट आपकी बनेगी रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, इससे आपकी मेरिट बनेगी। प्री सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, स्केलिंग के लिए है कि लोगों की छटनी हो जाएगी। तो आपको प्री के लिए भी हाँ बस इतना है, प्री के लिए इसलिए मेहनत करनी है, अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मेन एग्ज़ाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्री की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी होगी। मेन में क्या है कि एक आपको सब्जेक्ट भी अपना चूज़ करना होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहले ये आपका हो गया प्री हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, मेन एग्जामिनेशन हो गया, रिटन हो गया, और थर्ड है आपका इंटरव्यू। ये आपके स्टेप है, मतलब प्री मेन एंड इंटरव्यू, ये आपके स्टेप हो गए। 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है। प्री में एमसीक्यू वगैरह आपके सब दिए हैं, मेन और इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होंगे मेरिट के लिए। अब इसमें देखिए रिजर्वेशन की भी बात की गई है, जिस पे मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आप नोटिफिकेशन को बाद में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो हमेशा बहुत अच्छी से तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप रिजर्वेशन के चक्कर में पड़ जाए कि नहीं मैं इतना ही पढ़ूंगा। एलिजिबिलिटी देखिए, कंडीशंस क्या है, कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए नेशनलिटी कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, नेपाल एंड भूटान ये दे रखा है, तो अगर इंडियन है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद देखिए एज लिमिट, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स, कम से कम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए। मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 32, है ना, और नॉट हैव। अब देखिए 21 और 32 के बीच में अगर आपकी एज है तब आप एलिजिबल हैं, ये आप जान लीजिएगा। आप एज मिनिमम हो जाएगी आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी ये 32 हो जाएगी, 32 ईयर्स हो जाएगी। तो आपको तैयारी करनी है कि भाई पहले बार में ही क्लियर हो जाए। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1989 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2000। अपर एज लिमिट देखिए, अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन दी हुई है अपर एज लिमिट में। अपर एज लिमिट में मतलब जैसे 21 से 32 तो है ये सबके लिए, अब यहाँ पे कुछ रिलैक्सेबल दिया है, कुछ रूल्स हैं ऐसे जिसमें अपर एज में कुछ छूट दी गई है। तो इसमें किस किस को दी गई है वो आप देख लीजिए। अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर, 5 साल की आपकी छूट दी गई है, एससी और एसटी के लिए है। 5 साल की जो छूट किसको दी गई है, एसटी के लिए है, और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी, अगर कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी का है, अदर बैकवर्ड का है, तब आपको 3 ईयर्स के मिलेगी। ठीक है, ये अपर एज में है। अब मतलब देखिए मिनिमम तो 21 चाहिए ही, 21 चाहिए ही चाहिए। रिलैक्सेशन आपको ये 32 में मिलेगी। जैसे एससी और एसटी के हैं, एससी और एसटी के हैं ये वाले कैंडिडेट, इनके लिए कितनी हो जाएगी, आप 5 इसमें ऐड कर लीजिए,
32 और 5 कितना हो गया, 37 हो गया, मैक्सिमम 37, लेकिन 21 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम अपर एज में, इसीलिए यहाँ पर एक टर्म दिया है अपर एज। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, आप सोचेंगे 21 साल है मिनिमम और सोचेंगे अच्छा 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, 5 साल पहले कम एज में भी आप दे सकते हैं एग्जाम, ऐसा नहीं है, ये अपर एज में। ओबीसी के लिए देखिए ऐसे ही, ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स लिखा है, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बस इनमें ये करना होता है कि हर 3 साल के बाद में इन्हें ओबीसी का नया सर्टिफिकेट बनवाना होता है, क्योंकि इसमें एक दिया गया है तभी बेनिफिट होगा जब आप क्रीमी लेयर में है, मतलब 8 लाख से कम आपकी आय है, आपके फादर है उनकी इनकम है वो 8 लाख से कम है एनुअल इनकम, तब आप ओबीसी का लाभ आपको मिल सकता है, अदरवाइज आप जनरल में काउंट होंगे। तो यहाँ पे 3 ईयर्स है, तो ओबीसी के अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको कितना रिलैक्सेशन है इसमें, 3 ईयर्स का है, मतलब 32, और ओबीसी में है तो 3 ऐड कर देंगे तो आप हो जाएंगे 35 तक, आप इसके लिए एलिजिबल है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। इसमें एक्स सर्विसमैन का कोटा है जिसमें 5 ईयर्स का भी रिलैक्सेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी आपसे संबंधित है, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ को लेके देख लीजिए, थर्ड वाला पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी मानी जाएगी, द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट एंटर्ड इन मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये हो गया आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है, क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, या फिर आपकी जो लिविंग सर्टिफिकेट, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, टीसी होती है, उसमें दी गई है, वो आपकी मान्य होगी। तो याद रखिएगा क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ दी होती है। इन्हें सर्टिफिकेट, अब ये हो गया आपका एज से रिलेटेड कि डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप समझ गए होंगे इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी दी होती है, अभी हम आपको बता देते हैं इसी में। वैसे ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, इसमें दे रखा है कोई भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, तो इसमें जो डिग्री है कम से कम क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। जो डिग्री है वो आपकी कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए, कम से कम आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 12 के बाद में जो 3 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं इसमें परसेंटेज नहीं मांगा है कि आपकी 33% है या 75% है या 90% है तब आप एलिजिबल है, बस इसमें कहा गया आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप बीए बीएससी या अदर किसी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, परसेंटेज इसमें मैटर नहीं है, क्लियर कट आप उसमें पास होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट, किसको कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एवरी कैंडिडेट्स अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड 6 अटैम्प्ट। कितने अटैम्प्ट मिलते हैं इसमें, 6 अटैम्प्ट मिलते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। 6 अटैम्प्ट हम बात की गई है। अब इसके बाद है रिलैक्सेशन, किसमें, रिलैक्सेशन इन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स विल बी अवेलेबल टू द एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल में हैं तो आपको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे, आपको मिलेंगे 6 अटैम्प्ट, 6 बार ही आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर एग्ज़ाम देने से मतलब है आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना है, ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आप एग्ज़ाम देने नहीं गए तो आप सोचेंगे कि नहीं एक अटैम्प्ट तो हो गया, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में जाना है, परीक्षा में आपको जाना है, कम से कम प्री तो आपको देना है, प्री आप देंगे तो आपका एक अटैम्प्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा।
अगर मान लीजिए आपने एक साल फॉर्म भरा, किसी कारण से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर फिर आपने अप्लाई किया, फिर से आप नहीं आ पाए, तो वो भी आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ना कन्फ्यूज़ होना है। अब यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ अटैम्प्ट, SC ST के लिए अनलिमिटेड, कितनी भी दे सकते हैं, जब तक उनकी एज है तब तक वो परीक्षा दे सकते हैं। OBC के लिए बात की गई है, 9 अटैम्प्ट मिलेंगे इसमें। EWS और OBC, EWS वाली सब दे रखे हैं, SC ST वाले इसमें 9 ईयर्स का प्रोविज़न आपको दिया है। ये PWB है, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए। तो देखिए SC ST अनलिमिटेड अटैम्प्ट है जब तक उनकी एज है। OBC के लिए 9 ईयर्स दी गई है, कि ना सॉरी 9 अटैम्प्ट ही दिए गए हैं OBC को। और जनरल के लिए आपको पता होगा, जनरल के लिए इसमें दिए गए हैं, जनरल के लिए है केवल 6 अटैम्प्ट है। तो बहुत ही सावधानी से आपको अपियर होना है, मतलब पूरी तैयारी के साथ। ये नहीं कि चलो कैजुअली पहले देख लेते हैं पेपर कैसा होगा। क्यों देखना है, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल है। आप मार्केट से देख लीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसा है, एनालिसिस कर लीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स का कितना आता है, करंट अफेयर्स कितनी आएगी, कॉम्प्रिहेंशन कैसा आएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे आपके, अर्थमेटिक कैसे आएंगे, इंग्लिश हिंदी कैसे आएगी। तो ये सारा का सारा जो भी आपका सिलेबस है आपको पूरा मार्केट में मिल जाएगा, प्री मैन का। और ऑनलाइन भी है, जो हम बाद में वीडियो बनाएंगे इसमें डालेंगे कौन कौन सा सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि केवल ये नहीं है कि आप जो मर्जी आए बुक उठा के पढ़ ली और सोचेंगे सिविल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको एक बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। वो मैं इस वीडियो को तुरंत बाद ही लेकर आऊँगा, कल लेकर आऊँगा वीडियो, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। अब इसके बाद देखिए ये रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। मेडिकल, ये फ़ीस की बात है, बहुत कम फीस लगती है इसमें, कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे दी गई है कैंडिडेट एग्जाम्पटिंग दिया है, फीमेल्स, SC ST पर्सन, ये सब आपके एग्जाम्पटिंग में दिया हुआ है। और एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पे ऑफ द फी आर रिक्वायर्ड पे 100 रुपीज़। देखिए 100 रुपये बस इसमें फ़ीस दी गई है, बहुत कम इसमें फ़ीस है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप अपियर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी के बाद। ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन आपको जमा करनी होगी जो फीस है। हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट पर जाएंगे, पूरी लिंक आपको दी होगी किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। कल मैं लेकर आऊँगा, एनालिसिस लेकर आऊँगा 2021 का पेपर आपके सामने, UPSC का, जिससे आपको पता चलेगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो प्री के हैं वो किस तरीके से है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी होगी। कल आप आइएगा 5 बजे, फिर से मैं आपको UPSC के बारे में बताऊँगा। अब इसके बाद मीडियम भी पूछते हैं, इंग्लिश और हिंदी किस में आप अपियर होना चाहते हैं, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है आपके सामने। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो UPSC की, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, वहाँ से डाउनलोड किया आप सबके लिए, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जगह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तब एक एक करके मैं आपके सामने सभी क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, एनालिसिस करेंगे बैठ के, और आप सब लोग मन लगा के अपनी तैयारी करना। ये रिजर्वेशन की बात है, चेंज इन कैटेगरीज, अगर कुछ गलत भर गया है तो। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये आ गई आपकी अपेंडिक्स 1, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक मुझे स्क्रॉल करना था, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बताया कि पेपर में पेपर का पैटर्न कैसा है। सबसे पहले देखिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंप्राइजेस 2 सक्सेसिव स्टेज। फर्स्ट प्री है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और फिर आपका दूसरा है मेन, रिटन एंड इंटरव्यू होगा आपका। अब कितने मार्क्स का प्री होगा उसको देख लीजिए। जो आपकी प्री एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होंगे। द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 पेपर होंगे प्री, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एंड कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स इन द सब्जेक्ट। और इसके कितने मार्क्स होंगे, 400 मार्क्स होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें बताया गया दिस एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली, केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन
to the civil services main examination will not be counted for determining their final order of merit। जो प्री के मार्क्स हैं वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आप मैन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, सिर्फ केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है आपका। ये फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें प्री के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ मैन और इंटरव्यू के मार्क्स आपके ऐड होंगे। कितने बुलाते हैं? 12 to 13 टाइम्स। प्री में जितने कैंडिडेट, जितनी वैकेंसी है उसके 12 से 13 गुने बुलाए जाते हैं मेन एग्जाम के लिए। अब आगे इसमें और बताया गया है आपको क्राइटेरिया में। देखिए क्वालिफाइंग 33% लिखा हुआ है जो प्री एग्जाम में। देखिए आप इसमें भी दिया है, द कमीशन विल ड्रॉ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मैन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन 33% इन जनरल स्टडीज। देखिए 2 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। पेपर सेकंड दे रखा है, प्री का पेपर दे रखा है। टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें, इसको हम बोलते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आएगा और अर्थमेटिक आएगी, रीजनिंग आएगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। आपको जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ पास करना। प्री की बात कर रहा हूँ मैं। प्री में 2 पेपर हैं, एक तो जीएस का है पेपर 1, पेपर 1 है आपका जीएस का, पेपर 2 आपका है सी सेट का है। तो सी सेट है उसमें केवल आपको क्वालिफाइंग है, केवल आपको पास होना है, 33% ले आने हैं। और जो दूसरा है जो जीएस का है पेपर 1, वो आपको वही आपकी मेरिट में काउंट होगा कि आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है कि कितने परसेंट इनकरेक्ट आंसर में कितने नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आपके लगातार गलत हो गए तो एक सही हटा दिया जाएगा, ये है 1/3 आपका। अब स्कीम और सब्जेक्ट फॉर द प्री एंड द मेन एग्जामिनेशन। तो प्री में देख लीजिए क्या क्या है आपका। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी 200, पहले यहाँ से देखिए, द एग्जामिनेशन हॉल कंप्राइज ऑफ 2 कंपलसरी पेपर 200 मार्क्स ईच। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ईच विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 के लिए 2 घंटे मिलेंगे और पेपर 2 होगा उसके लिए भी 2 आवर्स का टाइम होगा। पेपर 1 में जीएस आएगी आपकी पूरी की पूरी, और पेपर 2 में आपका सी सेट का होगा जिसमें रीजनिंग वगैरह ये सब दिया होगा। द जनरल स्टडी पेपर सेकंड ऑन द सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम, ये हमने बताया था जो सी सेट का है उसमें केवल 33% ही आपको मार्क्स लेकर आने हैं। क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होगा? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और मेरिट किससे बनेगी? जो आपका पेपर 1 है उससे मेरिट बनेगी, तब आप मेन के लिए एलिजिबल होंगे। प्री का टेस्ट आप देंगे तो पेपर 1 ही सिर्फ मेरिट लेकर आएगा, इस जो आपका स्क्रीनिंग है उसमें शामिल होगा। अब आ जाइए मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या है, रिटन एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग पेपर, ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है पार्ट 1, पार्ट 2 देख लीजिए। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, कोई भी एक भारतीय भाषा होनी चाहिए जो कि आपके संविधान में दी हुई है। ये 300 नंबर के यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। पार्ट बी इंग्लिश, पेपर 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट ओनली, केवल क्वालिफाइंग है, 300 नंबर के लिए है, काउंटेड फॉर मेरिट, ये मेरिट में काउंट होंगे आप। ये तो 2 हो गए आपके इसमें से, ठीक है। अब नीचे आ रहे हैं, ये तो क्वालिफाइंग के लिए है, एक तो कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरी इंग्लिश होनी चाहिए, ये आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। अब पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, मेरिट किससे बनेगी? पेपर 1 ऐसे आएगा, जो भी आपकी समसामयिक की घटनाएं होती हैं, रोजमर्रा की जो घटनाएं उनसे संबंधित एक ऐसे आता है 250 नंबर का, जिसमें आपको अच्छा खासा लिखना होता है। चाहे इंग्लिश कोई भी आप ले, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो पेपर 1 है आपका ऐसे का। फिर पेपर 2 हो जाएगा जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में देखिए इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, वर्ल्ड सोसाइटी, ये सभी आएंगे आपके। जनरल स्टडी 2, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप आएंगे।
फिर टेक्नोलॉजी पेपर 3 में जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी के 3 पेपर थर्ड वाला है। इसमें बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये बहुत सारे इसमें से आप देख रहे हैं। लगभग इकोनॉमिक्स को हटा दीजिए तो आप देखेंगे मोस्टली आपके ज्योग्राफी में दिए हुए हैं। और फिर है जनरल स्टडी पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स का आएगा। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये आएंगे। पेपर 6 ये है आपका ऑप्शनल है। तो देखिए पेपर 1 to 5, पेपर नंबर 1 to 5 आप देख रहे हैं, 1 to 5 आपके कैसे हैं, इसमें तो जनरल स्टडी आएगी जिसको आप जीएस कहते हैं। और पेपर 6 है, पेपर 6 से आपको थोड़ा सा देखना होगा, बहुत ध्यान देना होगा। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है जीएस के साथ साथ, जिसमें आप मन लगा के पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और उस सब्जेक्ट से ही पूरा का पूरा पेपर आएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 ये 250 का यहाँ पर भी आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 का ही आ जाएगा। तो रिटर्न हो गया आपका, सब टोटल हो गया 1750 का हो गया। जो आपका मेन का पेपर है वो कितना हो गया, 1750 मार्क्स का। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू है आपका 275 मार्क्स का, और ग्रांड टोटल हो जाएगा 2020। ये हो गया पूरा यूपीएससी का टोटल, पूरा का पूरा। और आप जितने नंबर लाएंगे, अगर आप इसमें से क्वालिफाएंगे, मान के चलिए आप 70 का एक एवरेज मान के चलिए, अगर आप 70% के आसपास मार्क्स ले आते हैं तो काम बन जाता है। इसमें इजी नहीं है, ठीक है ना। आपको लगेगा कि नहीं 99% वालों का ही सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। जब आप पेपर 1-2 बार देखेंगे मार्केट से लेकर, तब आपके समझ में आ जाएगा अच्छा इतनी कम मेरिट क्यों जाती है। इतने पेपर भी तो होते हैं, पेपर देखिए पेपर कितने हो रहे हैं। जीएस के आप पेपर देख रहे हैं, जीएस के ही 5 पेपर हो रहे हैं, सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं उसके भी 2 पेपर हो रहे हैं। जब इनमें क्वालिफाई हो जाएंगे मेन में, तब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो देखिए 3 स्टेज हो गई हैं, है ना। 3 जगह फिल्टर लगे हुए हैं, पहले प्री में है, फिर मेन में, फिर इंटरव्यू में, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। तो पेपर इजी नहीं आता है कि आप भागते हुए कर लेंगे इसको अटैम्प्ट, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लैंग्वेज दी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी जो इससे रिलेटेड हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है तो वो दिया है, एग्रीकल्चर है, ये सब दिया है। आपके काम के सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स भी दिया है, ह्यूमैनिटीज़ में ज्योग्राफी भी है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें मैप वगैरह आता है, बहुत ही ईजी रहता है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये पूरा वही दिया हुआ है, अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में बताया है लोगों ने। यहाँ पे फिर से आपको सिलेबस के बारे में बहुत बढ़िया से बताया गया है। प्री एग्ज़ाम के लिए 2 आवर्स का है पेपर 1। पेपर 1 में क्या क्या आएगा अब इसको देखिए। पेपर 1 में है क्लियर दिया हुआ है, करंट इवेंट्स आएंगे, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो भी घटनाएं हैं करंट अफेयर्स की वो आएंगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें पूरा हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और विश्व का भूगोल आएगा, इसमें से फिजिकल आएगा। सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो ज्योग्राफी भी हो गई आपकी, हिस्ट्री भी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, 3 चीज़ें हो गई। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इनमें मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स आते हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें इसमें से, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में भी है। डेमोग्राफिक भी आपके ज्योग्राफी में, जनरल इश्यू और एनवायरमेंटल, तो ये भी आपके मोस्टली ज्योग्राफी में आ जाएगा। जनरल साइंस में भी आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। इसके बाद जनरल साइंस का पेपर है, तो देखेंगे आप कौन कौन सा ज्योग्राफी लगभग कवर कर लेगा आपका। ये वाला पार्ट भी हो जाएगा मैक्सिमम, और इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी आपका इसमें हो जाएगा, और जनरल इश्यूज आ जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आते क्वेश्चन। ये आपके कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से टच करते हुए क्वेश्चन जा रहे हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑप्ट करते हैं, तो आप आपके सक्सेस के चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पेपर 2 देखिए, मतलब ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 200 मार्क्स का है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक नहीं बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। जैसे इंग्लिश को में कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप उसकी स्टडी करेंगे अनसीन पैसेज के टाइप में, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देने होंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल ये आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए,
रीजनिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन है, ये भी बेसिक न्यूमेरेसी है, ये भी गलत नहीं होनी चाहिए। जो मैथ के क्वेश्चन है ये सॉलिड होते हैं, स्कोरिंग, ये मेरिट में आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बाकी में औरों का गलत हो सकता है लेकिन ये नहीं गलत होगा। अगर वो स्टूडेंट हो सकता है मैथ का है तो उसका मैथ और रीजनिंग दोनों अच्छे हो जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ वालों को इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के हैं कैंडिडेट, वो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अर्थमेटिक जो 10th तक का है वही आता है। बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं। इसके बारे में मैं रीजनिंग की क्लास भी शुरू करूँगा अभी इवनिंग में, रोज़ाना 5 बजे आप तैयार रहें। कम से कम 10 दिन रीजनिंग की क्लास आपके सामने होगी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पेपर 2, ये प्री की बात कर रहे हैं। पेपर 2 इसमें 33% आपको मार्क्स लेकर आना है। इसमें तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर लेंगे, इसी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए मेन एग्ज़ाम में, जहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट लेंगे। तो ये मेन एग्ज़ाम में देखिए, पहले क्वालिफाइंग पेपर जो है इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, उनको बताया कि क्या क्या आएगा, तो ये दे रखे हैं यहाँ से। ये आपकी क्वालिफाइंग के लिए हैं, कम से कम इनमें आपको पास होना है। ठीक है, पेपर 1 हो गया आपका, ये ऐसे का है, जनरल स्टडी का हो गया। पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी बातें आपको यहाँ बताई गई हैं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी है। ठीक है, और हिस्ट्री के बाद फिर देखिए आप, ये जियोग्राफिकल फीचर्स भी इसमें दे रखे हैं। सेकंड पेपर में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट से। ये पेपर 4 है आपके सामने, जो अभी हमने आपको बताया था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह इसमें इंक्लूड हैं। पेपर 5 में है आपके एथिक्स दी हुई है, इसके भी बहुत बढ़िया से हैं। आप मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। पेपर 6 एंड पेपर 7 है, ये आपको अपनी तरफ से सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का दिया है ना, कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में क्या क्या सिलेबस आएगा। अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, देखिए एनिमल हस्बेंड्री का है। फिर आप आगे बढ़िए इसमें, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है आपका। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी है, हो गया ये सब्जेक्ट। इसके बाद आगे बढ़िए, और भी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे देखने के लिए। ये आपकी बॉटनी दी हुई है, जो साइंस के कैंडिडेट हैं जिन्हें बॉटनी में इंटरेस्टेड है वो बॉटनी भी ले सकते हैं। फिर केमिस्ट्री है आपका, केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। वाटर रिसोर्सेज एंड द इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल, सीवेज सिस्टम, सॉलिड वेस्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी देखिए काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है। बहुत ही इजी इजी टॉपिक हैं। बहुत सारे आपको देखने से लगेंगे कि अदर सब्जेक्ट से भी लिंक है। ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये भी आप इसमें ले सकते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी आपका एक सब्जेक्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग। ये कॉमर्स के लिए भी हैं, जो कैंडिडेट आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो कॉमर्स भी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जिनके पास इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। सिलेबस लेकिन बहुत ज़्यादा होता है इसका, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो बीटेक वगैरह करते हैं वो ज़्यादातर कैंडिडेट ये लेते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या क्या आता है पेपर 1। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के सिद्धांत में। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, इसमें आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं अच्छे से 11-12 की, तो आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, ये सारे के सारे टॉपिक आप देख रहे हैं ज़्यादातर आपके किस में है, 11th में दिए हुए हैं। 11th जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिए हुए हैं। ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है पर्सपेक्टिव ऑफ इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी,
ये 12 में है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये भी आपको 12th में मिलेंगे ये दोनों। तो 10-12 की आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका बेस क्लियर हो जाएगा। रीजनल प्लानिंग, इसके बाद पेपर 2 में देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल है, फिजिकल सेटिंग दिया है, रिसोर्सेज एंड द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट। आप देख रहे हैं बहुत सारे 11-12 के चैप्टर इसमें एज इट इज़ दिए हुए हैं। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब समझ लीजिएगा काफ़ी कुछ आपके समझ में आ जाएंगी बाद में। अब इसके बाद देखिए कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 कंपलसरी मैप क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जो आपको करना ही करना होता है। तो चलिए आज भी इस वीडियो में इतना ही है, और हम आप अगले कल लेकर आएंगे हम आपके सामने यूपीएससी 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को हम यहाँ आपके सामने एनालिसिस करेंगे। अगर ये आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।